तो मेन प्रॉब्लम यही है कि एमसीक्यूज आपने कैसे करने हैं। तो इसीलिए ये सेशन आपका अरेंज है कि आपको थ्योरी के कंप्लीट जो ए टू जी लेक्चर हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं, और ऑनलाइन हम एमसीक्यू साथ साथ करते जाएंगे। इसमें आपके फिर टेस्ट भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि जी आपकी थ्योरी भी कवर हो रही है, साथ एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, टेस्ट भी आपके हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो पहला चैप्टर है, आज हम उसके एमसीक्यूज देखते हैं। और ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एमसीक्यूज अक्सर आते हैं, तो इसको आज हम स्टडी करते हैं। हाँ जी। तो बेटा हमारे पास जो है फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें पहला एमसीक्यूज है जी, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय। देखें, ये है आपके पास बीएस भाल की बुक, आप लोग बखूबी इससे वाकिफ हैं। और आपको आइडिया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चीजें हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और आपको पता है कि कैथोड रेज की कैफियत क्या है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये डिफ्लेक्ट कहाँ पर करेंगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ करेंगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ करेंगी ये क्या होगा। और यहाँ पर उन्होंने एमसीक्यू सिर्फ बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड में होंगी, किस में होंगी, ये बात पूछी गई है। तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसमें क्या होता है, एक चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे प्लेट है फॉर एग्जांपल, दूसरी जगह पे नेगेटिव है, तो वही सेम सीन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है, अगर उनकी तरफ उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भी वो जाएंगे। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है वो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट भी होता है, तो ये आपने याद रखना है। तो इट मींस सी ऑप्शन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भी वो डिफ्लेक्ट होती है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड एमसीक्यूज की, कि ई ओवर एम वैल्यू फॉर द पार्टिकल्स constituting cathode rays is same regardless of। ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में ये सारा कॉन्सेप्ट दिया होगा। ठीक है, बोथ गैस प्रेजेंट और मेटल विच कैथोड वाज मेड। असल में प्रॉब्लम क्या है कि ई ओवर एम वैल्यू की अगर आप बात करते हो तो ई मीन उसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज टू मैस रेशियो है, और नीचे है मैस। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो कैथोड रेज होती हैं ये बेसिकली इमिट होती हैं, कहाँ से इमिट होती हैं? ये आपके पास जो मेटल है, यानी जो इलेक्ट्रोड है, उससे इमिट होती हैं। ठीक है। जबकि एनोड का केस ये नहीं है। एनोड में क्या होती है कि ये गैस फिल की हुई है, और गैस फिल की होने की वजह से इसमें गैस के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो क्या होता है कि जब रेज आती हैं कैथोड से निकलकर टकराती हैं इन गैस के एटम्स के साथ, तो इनकी आयनाइजेशन हो जाती है, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इमिट हो रहे होते हैं। ठीक है। और पीछे बच जाती पॉजिटिव रेज। तो पॉजिटिव रेज जो होती हैं ये मूव करने लग जाती हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो यही रीजन है कि आप ये कह सकते हो कि गैस के साथ इनका कोई लिंक नहीं है। ठीक है। ये कैथोड से इमिट होती हैं, इसलिए गैस जो प्रेजेंट है उसके साथ इनका कोई लिंक नहीं होता। ठीक है जी। इसके बाद है कि चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स। हाँ, नेचर ऑफ गैस मैंने अभी अभी बता दिया आपको कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, वो लाइटेस्ट गैस होती है, और हीलियम ले रहे हैं आप, फिर आप नियोन लेते हैं, उसका साइज बड़ा होता है, और फिर ऑर्गोन लेते हैं, इस तरह से आपको और गैसेस लेते हैं, नोबल गैसेस है ना,
तो ये तो इनको इलेक्ट्रॉन निकालना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि हाइड्रोजन का ऐसा सीन नहीं है, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू नोबल गैसेस। तो E/m वैल्यू जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी? वो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन की। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि हाइड्रोजन आयनाइज होगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और उसका मास भी कम है। तो ये डिपेंड करती है, पॉजिटिव रेज जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस जो है उसके ऊपर। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। इसके बाद अगर आप बात करें जी कि सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज 1 यूनिट मास एंड 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज, ये बहुत आसान है, ये आप सब 9th 10th की केमिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटॉन ही ऐसा होता है जिसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखें, हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों बोल देते हैं, H पॉजिटिव को प्रोटॉन क्यों बोल देते हैं? उसकी भी रीजन यही होती है ना कि जब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास बच जाता है प्रोटॉन। तो इसलिए हम H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन भी कह देते हैं। ठीक है जी। अगर नेक्स्ट हम बात करें एमसीक्यूज की, के atomic number of an element is equal to number of protons, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब देखें, एक न्यूट्रल एटम है ना, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो अगर न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं ना, तो आपने जाहिर, अगर दोनों ऑप्शन आपके पास हो के इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है या प्रोटॉन्स फॉर अ न्यूट्रल एटम, अगर ये टर्म यूज की हुई है, फिर आपने बोथ को सिलेक्ट करना है। अगर अलग अलग से दिए हुए हैं तो फिर आपने सूटेबल आंसर जो है वो प्रोटॉन्स को, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अगर उसमें चेंज हो जाए इलेक्ट्रॉन तो। ठीक है, तो इस बात को भी आपने याद रखना है। इसके बाद है मैस नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, ये आपको पता है, मैस नंबर ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो जेड प्रोटॉन है, एन न्यूट्रॉन है, तो मैस नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मजमूआ होता है जी। इसके बाद 7th एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास कि 7th जो एमसीक्यूज है उसमें पूछ रहे हैं कि इफ जी इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ए इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम। तो बहुत आसान है। देखिए, उसने कहा न्यूट्रॉन की कैसे हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, तो इसको इधर ले जाएं, माइनस कर दें, तो ये आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसके बाद है मैस नंबर ऑफ एंड एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज 31, इसमें उसने न्यूट्रॉन कैलकुलेट, तो 31 को 15 में से माइनस करें तो ये आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा, ये आपके पास है। इसी तरह अगर सोडियम एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, मैस नंबर उसका, तो इसमें न्यूट्रॉन ही बहुत आसान है। आप इसमें उन्होंने कहा है कि देखें, पहले कैलकुलेट कर लें, फिर ही आपको समझ आ जाएगा। 12 बचते हैं, तो इसमें जो न्यूट्रॉन है वो 12 है, न्यूट्रॉन 12 है, और एटॉमिक नंबर इसका 11 है, प्रोटॉन इसमें है जी 11। तो इसकी स्टेटमेंट आप निकाल लो। इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं है, लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिल्कुल। न्यूट्रॉन आपके पास देख लें 12 है, प्रोटॉन कम है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये जो होता है इसको हम बोलते होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी जिस डायरेक्शन में वो आगे मूव कर रही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, तो इलेक्ट्रो एक वर्ड है और मैग्नेटिक दूसरा वर्ड है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक फील्ड,
मैग्नेटिक मीन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दो वर्ड हैं बेसिकली, मैं आपको बताऊं तो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होती हैं। तो तीनों जो हैं वो एक दूसरे के, आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों जो हैं एक एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। और अब हर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको अगर याद नहीं है मैं आपको बता दूं तरीकेकार कैसे याद रखना है। आपके पास है राजा महाराजा इन वार अंडर एक्स्ट्रा गार्ड। देखें, गैमा रेज हाईएस्ट एनर्जी है, फिर एक्स रेज की हाईएस्ट है, फिर यूवी की है, फिर विजिबल की है, फिर आईआर की है, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव्स। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं टॉप टू बॉटम इनकी जो एनर्जी है डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्या सीन है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम करेक्ट पे आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव इक्वल वेवलेंथ, नहीं है ना। टॉप टू बॉटम उनकी क्या हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपने ये पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू एच म्यू, और म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ये आपने मैक्स प्लैंक की इक्वेशन पढ़ी थी, एच सी ओवर लैम्डा। तो यहां से आप अंदाजा लगा लो कि एनर्जी जो है बेटा, वो आपके पास क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। ठीक है। तो सेम वेवलेंथ नहीं हो सकती, अगर उनकी एनर्जी सेम होती तो फिर हम कह सकते थे। ठीक है जी। अच्छा, नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं हम, 11 की, के विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से करेक्ट नहीं है। देखें, जो वेव नंबर है अभी हमने देखा है कि म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू इंटू लैम्डा। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। और हमने अगर बात करें फर्दर, ये भी सेम ही है, ये फर्स्ट वन और लास्ट वन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इनमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें वेव नंबर की, वेव नंबर क्या होता है पहले आपको ये बताना चाहिए। देखें, ये एक वेव है ना, तो वेव नंबर क्या है, वेव नंबर होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर में से जितनी वेव पास करेंगी वो उसका वेव नंबर है। 1 सेंटीमीटर में से चाहे 50 वेव पास करें वो उसका वेव नंबर है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, आप लोगों ने एक्टिवली इसमें थोड़ा सा बताना है। ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, आपने माइक ऑन करके मुझे बताना है आप लोगों ने, शाबाश। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। और सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक अगेन 1 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताएंगे आप लोग बेटा कि किस में से वेव ज्यादा पास कर रही है, ब्लू वाले में से या येलो वाले में से। जी हाँ जी, बताएं, शाबाश। माइक ऑन करके बता सकते हैं। ठीक है, ब्लू वाले में से आपने बताया, माफिया। ठीक है, ब्लू वाले में से पास कर रही है। ठीक है। और इसमें से देखें, नीचे वाला जो है येलो, उसमें से कम वेव पास कर रही है। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है। तो वेव नंबर किसका ज्यादा होगा, ऊपर वाले का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मतलब 1 सेंटीमीटर में से कितनी वेव
पास कर रही है वही उसका वेव नंबर होता है। तो यहाँ पर आप जरा गौर करो, जो बात मैंने आपको समझानी है, वेवलेंथ क्या होती है। ये और ये दो क्रस्ट या दो ट्रफ, ये नीचे वाले ट्रफ होते हैं, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ है। अब ऊपर वाले की वेवलेंथ कम है, जबकि नीचे वाले की वेवलेंथ ग्रेटर है। ऊपर वाले की वेवलेंथ कम है, नीचे वाले की वेवलेंथ ज्यादा है। तो ऊपर वाले की वेवलेंथ तो कम है, लेकिन वेव नंबर क्या है, वेव नंबर को ये म्यू के ऊपर बार लगा देते हैं, ज्यादा है। तो इट मींस वेवलेंथ और वेव नंबर एक दूसरे के क्या हो गए जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ जाएगा कि ये सी वाला ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन यही बचता है जो ला बी वाला ऑप्शन बचता है, गलत है। क्योंकि वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जितना ज्यादा वेव नंबर होगा उतना ही उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखें, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक पॉइंट में से कितनी वेव्स पास कर रही है। ये एक पॉइंट है, इसमें से कितनी वेव्स पास करेंगी इस पॉइंट में से, उसको हम कहते हैं एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट में से जहां पर आपने चेक करना है कितनी वेव्स पास कर रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है जी। अगर आपको समझ नहीं आई कोई भी चीज तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि यूनिट इन विच वेव नंबर इज मेजर्ड। तो वेव नंबर का यूनिट निकालने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी, मैं आपको बता देता हूँ, रट्टा भी नहीं लगाने की जरूरत। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। और वेव नंबर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो इसको आप नीचे जस्ट यूनिट लिख दें, ऊपर जाएगा तो ये पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, ये यूनिट होता है इसका। तो माइंड से थोड़ा सा कोशिश करनी है आपने। अच्छा, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम सीरीज विच फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अच्छा, एफपीएससी में से इस तरह के एमसीक्यूज देखे थे मैंने एक टेस्ट में। तो कोशिश करनी, ये जो एमसीक्यूज है ना, ये एफपीएससी में भी देखे थे और पीपीएससी में भी आ जाते हैं। इसने सवाल पूछा कि इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम सीरीज विच फॉल इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। अब ये तो आपको टोटली याद रखना है। ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर जो सीरीज फॉल करती हैं वो कौन सी है, तो वो है लाइमन सीरीज। ठीक है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, पहली लाइमन है, फिर बाल्मर है, फिर पास्चन है, फिर ब्रैकेट है, और लास्ट में पफन सीरीज आई थी। ठीक है, आप देख लीजिएगा ऑर्डर, अभी मेरे माइंड से में भी स्किप हो गया हो। तो जो लाइमन है ना, ये बेसिकली अल्ट्रा वायलेट में है, फॉल करती है। ये आपने याद रखना है। और जो बाल्मर सीरीज होती है ये यूवी में। अब विजिबल में। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मैं भी नहीं गिवन, लेकिन मैं बता दूं, सबसे पहली सीरीज कौन सी डिस्कवर हुई थी, वो बाल्मर थी। और इसकी रीजन कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे, हाँ जी, क्योंकि बेटा ये विजिबल है। विजिबल रीजन वो होता है जो हम आंखों से देख सकते हैं। उसकी वेवलेंथ होती 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान, और ये रीजन हमारी आंखों के लिए सूटेबल होता है। यहाँ पे ही हमें सारे कलर नजर आते हैं, 7 कलर जो होते हैं। और यूवी जो होती है उसमें हम नहीं देख सकते, उसकी होती है 200 से 400। और लेस देन 200 जो रीजन होता है उसको हम वैक्यूम रीजन कहते हैं। जब हम स्पेक्ट्रो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। वैक्यूम रीजन इसलिए कहते हैं, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करवाता है, और हमें ऑक्सीजन को रिमूव करवाना होता है, तो वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। वैक्यूम मतलब क्या है, हवा को रिमूव करवाना। तो इसलिए हम उसको कह देते हैं कि वैक्यूम रीजन है। अच्छा, इसके बाद है एनर्जी ऑफ फोटोन। अभी ये मैंने वैसे एमसीक्यूज करवा दिया आपको, 15 और 14 भी हमने कर लिया है। तो 15 एमसीक्यूज है जी। एनर्जी ऑफ फोटोन इज
गिवन बाय रिलेशन ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ये हमने पहले ही देख लिया। अच्छा, अब ये नेक्स्ट है एमसीक्यूज। व्हेन अ बीम ऑफ light of sufficiently high frequency is allowed to strike a metal surface in a vacuum, electrons are ejected from the metal surface। बहुत आसान है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। जी, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? देखिए, ये एक मेटल है, मेटल की सरफेस में ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये इसके ऊपर फॉल कर रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होता है इजेक्ट हो गया। ठीक है, इस इफेक्ट को हम कहते होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटोन से ये लफ्ज निकला है। फोटोन का मतलब होता है जी लाइट पैकेट, एनर्जी पैकेट। ठीक है, तो फोटोन से ये लफ्ज निकला है फोटो। और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? कि जब उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और मूवमेंट शुरू कर देंगे। मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से और समटाइम एक्साइटेशन की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपके पास ऑप्शन है बी यहाँ पे। नेक्स्ट है जी आपके पास 17th एमसीक्यूज। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली। जी, तो बेटा हम बात कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंक्रीज करती है लीनियरली। किसके साथ? अब ना, ये हम फोटो केमिस्ट्री के लेक्चर भी आपको मैंने शेयर कर दिए हैं, तो वहां पर भी ये चीज आपको समझ आ गई होगी, आई होप। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गई। वहां पे हमने स्टार्क और आइंस्टाइन का लॉ पढ़ा था, फिर हमने एक और लॉ पढ़ा था एब्जॉर्प्शन वाला। ठीक है, तो दो लॉ हमने जो फोटो केमिस्ट्री के बेसिक लॉज हैं वो हमने देखे थे। और वहां पर ये बात क्लियर कर दी थी मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हवाले से, कि ये जो होती है ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट होंगे। ये डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते होते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा वो फ्रीक्वेंसी होती है जो रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए। ये एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो एनर्जी फॉल करेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है जी, जिस यानी फ्रीक्वेंसी पर वो इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ये बात मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बताई हुई है कि एक एटम है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। आप चाहते हैं और इस इलेक्ट्रॉन की जो हम मान लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 9 हर्ट्स की है। 9 हर्ट्स की इसकी फ्रीक्वेंसी है। और आप चाहते हो कि इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल में से इजेक्ट करवा दें बाय यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आपने रेडिएशन फॉल करनी है। मैं कहता हूं कि हमारे पास 4.5 का एक फोटोन है और एक फोटोन और 4.5 का है, दो फोटोन है। अब दोनों फोटोन जब कोलाइड करेंगे इधर आकर इस मेटल पे, तो आपके ख्याल में दोनों की एनर्जी जमा करें तो 9 बन जाती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल जाना चाहिए था। ये इलेक्ट्रॉन को तो निकल जाना चाहिए था ना, क्योंकि दो 4.45 और 4.5, ये तो 9 हो गई एनर्जी दोनों की।
लेकिन ऐसा नहीं होता। आइंस्टाइन और स्टार्क ने ये बात कर दी थी कि एक फोटॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराता है। तो जब तक इनकी फ्रीक्वेंसी 9 हर्ट्ज एक की ना होगी, तब तक वो जाकर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा पाएगा। ठीक है। तो ये बात हमने लेक्चर्स में पढ़ ली है। आप देखें वीडियोस, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मेन होती है, इंटेंसिटी का कोई लिंक नहीं होता, वेलोसिटी का कोई लिंक नहीं होता। हाँ जी। इसके बाद आपके पास आ जाती काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेसेस गिवन बाय रिलेशन। अच्छा, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई है? देखें, ये एक मेटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने इसको एनर्जी दी, मान ले इसे 9 जूल की एनर्जी चाहिए थी, हमने 10 जूल की एनर्जी दे दी है ना। हाँ, अब क्या होगा? हमने इसको 10 जूल की एनर्जी दे दी, इसे चाहिए थी 9 जूल की एनर्जी यहाँ से निकलने के लिए। तो क्या होगा? अब ये होगा कि जो 1 जूल की एनर्जी बची है ना, वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वो उसको एब्सॉर्ब करेंगे और वो मूव करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है। तो होगा क्या? इक्वेशन उसकी ये होगी फिर कि आपके पास वर्क होगा, और यहाँ पर आप कहोगे एनर्जी, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ये वर्क फंक्शन है ना, ये वाला वर्क फंक्शन है। इसको आप इससे भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, फाई से वर्क फंक्शन। अब ये वर्क दोनों का मिलाकर होगा ना। ये वो एनर्जी है बेटा जो आपने इलेक्ट्रॉन को देनी थी, यानी 9 देनी थी, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ पे चलेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों को मिलाकर जो बनता है वो वर्क फंक्शन बनता है। ठीक है। और यहां से आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इसको इधर लेकर आते हैं। काइनेटिक एनर्जी इधर आ गई है, तो वर्क फंक्शन को इधर ले जाते हैं हम, ये, और ये वर्क फंक्शन हो गया। अब एच म्यू, और वर्क फंक्शन भी बेसिकली एनर्जी ही है ना। वो एनर्जी है जो आपने दी है, 10 जूल। देनी कितनी थी? 9। तो ये भी वही है। ठीक है। तो ये एच म्यू, ये वर्क फंक्शन है। ठीक हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो पता है ना, 1/2 mv²। तो ये पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक हो गया जी। अब देखें, ये एमसीक्यूज नहीं मैं आपको करवा रहा, मैं आपको थ्योरी भी करवा रहा हूँ साथ, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ कि कैसे आपने करनी है, कैसे आपको पता हो फोटो इलेक्ट्रिक। ये आंसर्स तो गिवन है, मैं अब देख के बताता जाऊँ ये आंसर है, तो ये गलत बात है। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि लाइव मीटिंग जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 19 एमसीक्यूज है जी, कि बोहर मॉडल जो है एंगुलर मोमेंटम का, उसमें वो एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr = NH/2 पाई। ये आपने पढ़ा था ना। देखिए, बोहर ने कहा था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, उसने ऑर्बिटाल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, उसने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ्स हैं, उन सर्कुलर पाथ्स को इसने ऑर्बिट्स का नाम दे दिया। और इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में घूमते हैं, जबकि रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है उनका। तो इसने फिक्स्ड पाथ दिया था। अब एक होता है मोमेंटम लीनियर, लीनियर मोमेंटम। एक बॉडी अगर सीधी जा रही है, तो उसके साथ जो मोमेंटम एसोसिएटेड होता है P = mv होता है बेटा, उसका फॉर्मूला। ठीक है।
एम वी होता है, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। और अगर एक बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो उसका जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम है, और उसका फॉर्मूला होता है mv/h/2 पाई, ये फॉर्मूला होता है उसका असल में। अब ये n क्या है? n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वेयर n कैन बी 1, 2, 3। अच्छा, मजे की बात उसने एक ना की, क्या बात है मैं आपको बताता हूँ। उसने जो मजे की बात की वो ये थी कि उसने, आपको पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज किया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0.5 नहीं हो सकता, 0.6 नहीं हो सकता, 0.7 नहीं हो सकता, यानी पॉइंट्स में नहीं हो सकता बेटा। इसका क्या मतलब हुआ? कोई बता सकता है आप में से? जी, एनीवन? कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों यूज किया, क्यों उसने ये डिस्क्राइब किया? एनीवन, कोई भी आप में से बताना चाहे, माइक ऑन करके बता सकते हैं। एफएससी का सवाल है ये तो। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये मतलब है कि इस जो पहला शेल है उसका N1 है, दूसरा शेल उसका N2 है, तीसरा शेल है उसका N3 है। तो इट मीन्स कि N जो है वो फिक्स है शेल्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेल्स में होंगे, वो यहाँ वाली स्पेस पे नहीं होंगे, दरमियान में नहीं हो सकते। यहाँ पर उनके पाए जाने के चांसेस जीरो होंगे। इसी चीज को तो गलत किया था बाद में श्रोडिंगर ने आकर। क्या कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन 2D पाथ में घूम रहे हैं? तो ये सारी चीजें गलत की थी। श्रोडिंगर ने आकर वेव का कॉन्सेप्ट दे दिया, और फिर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था, फिर ये स्पेस के दरमियान वाला कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कल पाथ में घूमते हैं, इस तरह की चीजें। इसके बाद है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका फॉर्मूला देख लें। ये आपको, क्योंकि ड्राइव किया हुआ है, तो ये याद रखना पड़ेगा, ए ऑप्शन है। ठीक है, तो आज 20 MCQs हमने किए हैं। कोई भी आपका सवाल है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? रिमेनिंग हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे इस चैप्टर को कवर। कोई भी बेटा आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और साथ थ्योरी के लेक्चर जो है वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है, अगर सवाल नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।